Dear student, I am going to deal with the topic of dengue fever. Now we will see the firstly introduction of dengue fever. Dengue fever, also known as breakbone fever, is an infectious tropical disease caused by the dengue virus. Introduction of dengue fever. डेंगू फीवर ऑल्सो नोन एज ब्रेकबोन फीवर. तो डेंगू फीवर को ब्रेकबोन फीवर भी कहा जाता है. ये एक इन्फेक्शियस ट्रॉपिकल डिजीज है और ये किसके कारण हो रहा है? डेंगू वायरस के कारण ऑकर होता है. नेक्स्ट इज एपिडेमियोलॉजी. The mortality is 1 to 5% without treatment, less than 1% with adequate treatment. However, severe disease carries a mortality of 26%. Dengue is endemic in more than 110 countries. In infected 15 to 100 million people worldwide a year, leading to 500,000 hospitalization and approximately 12,500 and 25,000 डेथ. तो एपिडेमियोलॉजी क्या है डेंगू फीवर का? इसका जो मोर्टालिटी रेट है बिना किसी ट्रीटमेंट का 1 to 5% मोर्टालिटी रेट है और लेस देन 1% विद द एडिक्वेट ट्रीटमेंट. और एडिक्वेट ट्रीटमेंट के साथ इसका जो परसेंट है वो लेस देन 1% एडिक्वेट ट्रीटमेंट का परसेंट है. हाउएवर सीवियर डिजीज़ कैरीज ए मोर्टालिटी ऑफ 26%. और ये सीवियर डिजीज़ को जो कैरीज करके जो उसका मोर्टालिटी रेट हो रहा है, सीवियर डिजीज़ के कारण जो डेथ रेट हो रहा है, मोर्टालिटी रेट हो रहा है वो है 26%. डेंगू इज़ एंडेमिक इन मोर देन 110 कंट्री, है ना. तो डेंगू क्या है? एक एंडेमिक डिजीज़ है जो कि 110 कंट्री, है ना, 110 कंट्री से ज़्यादा कंट्री को ये अफेक्ट करता है ना. और इनफैक्ट 50 to 100 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड अ ईयर, है ना. ईयरली 100 मिलियन से 50 मिलियन पीपल क्या होते हैं? ईयरली अफेक्ट होते हैं. और 500,000 हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं रिलेटेड टू डेंगू फीवर. और डेथ कितना होती है? अप्रॉक्सीमेटली 12,500 और 25,000 डेथ होती है. तो ये इसका एपिडेमियोलॉजी है. Dengue has become a global problem since the Second World War and is endemic in more than 110 country, है ना. तो डेंगू क्या है? एक ग्लोबल प्रॉब्लम है ना, पूरे वर्ल्ड में एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है. और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये क्या हुआ? 110 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्री में एक एंडेमिक डिजीज़ के तौर पर इसे देखा गया था. अपार्ट फ्रॉम एलिमिनेटिंग द मॉस्किटोज, वर्क इज ऑनगोइंग ऑन ए वैक्सीन एज वेल एज मेडिकेशन टारगेट डायरेक्टली एट द वायरस. ओके, तो ये किसके कारण हो रहा है? ये मॉस्किटो के बाइट करने के कारण, है ना. एडिस एक मॉस्किटो है, उसके बाइट से क्या हो रहा है? डेंगू फीवर ऑकर हो रहा है. देयरफॉर ट्रेवलर्स रिटर्न फ्रॉम द एंडेमिक एरियाज are unlikely to have dengue if fever or other symptoms start more than 14 days after arriving home. तो जो डेंगू फीवर हो रहा है वो क्या हो रहा है? अगर कोई पीपल, है ना, डेंगू के जो एंडेमिक एरिया में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वहाँ पर रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, तो उस जगह पर डेंगू फीवर क्या हो सकता है? उनको इन्फेक्ट कर सकता है ना. और जिसके सिम्टम्स है वो 14 डेज से ज़्यादा का टाइम लगता है इसके सिम्टम्स अपेयर होने में. डेंगू फीवर वायरस इज एन RNA वायरस ऑफ द फैमिली फ्लेविरिडाई जीनस फ्लेविरीवायरस. तो डेंगू फीवर वायरस क्या है? RNA वायरस का एक फैमिली है जो कि फ्लेविरिडाई जीनस फ्लेविरीवायरस के कारण होता है. मोस्ट आर ट्रांसमिटेड बाय द आर्थ्रोपोड्स, मॉस्किटो और टिक्स एंड आर देयरफॉर आल्सो रेफर्ड टू आर्बोवायरस, आर्थ्रोपोड बोर्न वायरस. तो जो डेंगू फीवर है ये मोस्टली किससे ट्रांसमिट हो रहा है? आर्थ्रोपोड्स से, है ना, मॉस्किटो या टिक्स से, है ना, मॉस्किटो या टिक्स से हो रहा है, या फिर ये आर्बो वायरस या आर्थ्रोपोड बोन जो वायरस हैं उनके थ्रू भी ये क्या हो रहे हैं? ट्रांसमिट होते हैं, है ना. नेक्स्ट है ट्रांसमिशन. तो डेंगू फीवर का ट्रांसमिशन वन पीपल टू अनदर पीपल में
कैसे हो रहा है? डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय सेवरल स्पीसीज ऑफ मॉस्किटो विद इन द जीनस एडिस प्रिंसिपली अ इजिप्टी, है ना। तो डेंगू कैसे ट्रांसमिट हो रहा है? बाय द सेवरल स्पीसीज, मॉस्किटो के सेवरल स्पीसीज से ये ट्रांसमिट होता है ना। और कौन से मॉस्किटो को काटने से? जीनस एडिस जो मॉस्किटो है ना, उसके बाइट करने से डेंगू क्या हो रहे हैं? ट्रांसमिट होते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ओके, डेंगू वायरस इज प्राइमरली ट्रांसमिटेड बाय एडिस मॉस्किटो पर्टिकुलरली इजिप्टी। तो डेंगू वायरस किससे ट्रांसमिट हो रहा है? मॉस्किटो, एडिस मॉस्किटो के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है ना, और पर्टिकुलरली एडिस इजिप्टी से। दिस मॉस्किटो usually lie between the latitudes of 35 north and 35 south below an elevation of 1000 meters. They bite randomly during the day. और ये जो मॉस्किटो है ये कब काटता है? ड्यूरिंग द डे टाइम में ये क्या करता है? बाइट करता है। अदर एडिस स्पीसीज दैट ट्रांसमिट द डिजीज इंक्लूडेड अल्बोपिक्स एंड पॉलीनेसिरियस एंड द स्कोटेलियस, है ना। जो अदर एडिस स्पीसीज है वो क्या डिजीज ट्रांसमिट कर रहे हैं? अल्बोपिक्स, पॉलीनेसिरियस एंड स्क्लोटेरिस, है ना। ह्यूमन आर द प्राइमरी होस्ट ऑफ द वायरस। और जो ह्यूमन है ना, जो ह्यूमन बींग्स है वो इस वायरस का एक प्राइमरी होस्ट है ना। फर्स्टली ह्यूमन को ही ये वायरस क्या करता है? अफेक्ट करता है। तो प्राइमरी होस्ट कौन है? ह्यूमन। बट इट ऑल्सो सर्कुलेट इन नॉन ह्यूमन प्राइमेट। तो ये और नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स को भी सर्कुलेट करता है। एन इन्फेक्शन कैन बी एक्वायर्ड दैट ए सिंगल बाइट। तो इन्फेक्शन क्या हो सकता है? एक्वायर्ड हो सकता है, एक सिंगल बाइट करने के कारण इन्फेक्शन ऑकर होता है। अ फीमेल मॉस्किटो दैट टेक्स अ ब्लड meal from a person infected with the dengue fever becomes itself infected with the virus in the cell lining its gut, है ना। तो जो फीमेल मॉस्किटो ये क्या करते हैं? ब्लड मील जो इन्फेक्टेड, ये क्या करते हैं? बाइट करते हैं पर्सन को और इन्फेक्टेड करते हैं, जिससे ये पूरे ब्लड में क्या हो जाता है? पूरे सेल्स को ये डैमेज करते हैं। अबाउट द 8 to 10 days later the virus spread to other tissue including the mosquito saliva glands and the subsequently releasing into the saliva. तो ये 8 से 10 डेज का समय लगता है वायरस को स्प्रेड होने में थ्रू द मॉस्किटोस के जो सलाइवा है ना, सलाइवी जो सेलेवरी जो ग्लैंड है ना। और ये क्या करता है? जो सलेवरी ग्लैंड से ये सलाइवा में रिलीज़ करता है। सलाइवा ग्लैंड एक्टिव हो जाता है, जिसे सलाइवा में ये रिलीज़ करके ये बाइट करता है। नेक्स्ट है मेकानिज़म। व्हेन ए मॉस्किटो कैरिंग डेंगू वायरस बाइट्स ए पर्सन। जब मॉस्किटो क्या कर रहा है? डेंगू वायरस को है ना कैरिंग कर रहा है ना, कैरी कर रहा है। जब मॉस्किटो डेंगू वायरस को कैरी कर रहा है ना, और वो जो मॉस्किटो है वो क्या कर रहा है? किसी पर्सन को बाइट कर रहा है। द वायरस एंटर द स्किन टुगेदर विद द मॉस्किटो सलाइवा। तो क्या कर रहा है? वो जो मॉस्किटो है वो क्या कर रहा है? वो जो मॉस्किटो बाइट कर रहा है, जिसके कारण जो वायरस है डेंगू वायरस वो स्किन में क्या कर रहे हैं? एंटर्स हो रहे हैं, है ना। तो कैसे एंटर हो रहे हैं? थ्रू द मॉस्किटो के सलावा के थ्रू वायरस एंटर हो रहे हैं। कहाँ पर? पीपल में, है ना, पर्सन में। इट बाइंड्स टू एंड एंटर वाइट ब्लड सेल्स एंड रिप्रोड्यूस इनसाइड द सेल्स वाइल दे मूव थ्रू आउट द बॉडी। उसके बाद क्या हो रहा है? वायरस के एंटर होने के कारण ये क्या कर रहे हैं? वाइट ब्लड सेल्स में WBC में ये एंटर होके बाइंड हो रहे हैं, और वहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो वहाँ जाकर वो रिप्रोड्यूस करने लग रहे हैं, रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, और ये धीरे धीरे पूरे बॉडी में मूव करते हैं। In severe infection, the virus production inside the body is greatly increased and many more organs such as the liver and the bone marrow can be affected. और severe infection में वायरस का जो प्रोडक्शन है वो बॉडी के इनसाइड में इंक्रीज
होने लगता है और उसके साथ ही बहुत सारे ऑर्गन भी अफेक्ट होते हैं, जैसे कि लीवर, बोन मैरो भी अफेक्ट होते हैं। एंड फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम लीक्स थ्रू द वॉल ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स इनटू द बॉडी कैविटी। उसके बाद ये धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम में लीक होने लगते हैं और स्मॉल ब्लड वेसल के थ्रू ये पूरे बॉडी कैविटीज में स्प्रेड हो जाते हैं। As a result, less blood circulate in the blood vessels and the blood pressure become low that they cannot supply sufficient blood to vital organ। और उसके बाद क्या हो रहा है, ये ब्लड में स्प्रेड हो रहे हैं और ये ब्लड में उनका सर्कुलेशन, ब्लड वेसल में ब्लड का सर्कुलेशन कम होने के कारण क्या हो रहा है, जो ब्लड का प्रेशर लो होने लगता है और क्या होता है, वाइटल्स ऑर्गन को सफिशिएंट ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है। फर्दर वो डिसफंक्शन ऑफ द बोन मेरो लीड्स रिड्यूस नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, है ना। उसके बाद क्या हो रहा है, जो बोन मेरो का फंक्शन है वो डिसफंक्शन हो रहा है। क्यों डिसफंक्शन हो रहा है, क्योंकि प्लेटलेट्स का नंबर रिड्यूस होने के कारण, है ना। और क्या हो रहा है, ब्लड जो क्लॉटिंग है वो इफेक्टिव हो रही है। दिस इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग द अदर मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डेंगू फीवर। इसके कारण प्लेटलेट के नंबर कम होने के कारण क्या होगा, ये जो ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है और ये डेंगू फीवर का मेजर कॉम्प्लिकेशन है। ओके, तो बोन मेरो क्या हो रहा है, डिसफंक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है, प्लेटलेट के नंबर रिड्यूस होने के कारण और इसके कारण ब्लीडिंग का रिस्क इंक्रीज हो जाता है और ये डेंगू फीवर का सीवियर कॉम्प्लिकेशन है, मेजर कॉम्प्लिकेशन है। Sign and symptoms, asymptomatic or mild symptoms such as an uncomplicated fever 80% होगा, fever more than severe illness 5%, in a small proportion it is life threatening और ये life threatening condition है। The incubation period time between exposure and onset of symptoms और range from 3 to 14 और इसका incubation period 3 to 14 days का टाइम लगता है। मोस्ट ऑफन इट इज़ 4 to 7 days और ये 4 से 7 days के अंदर में भी सिम्टम्स अपीयर होते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ डेंगू आर सडन ऑनसेट फीवर, सडनली फीवर ऑकर होगा, है ना, हेडेक होगा, है ना, बिहाइंड द आइस के एरिया में ये हेडेक होने लगेगा, मसल्स पेन होगा, जॉइंट्स पेन होगा, बॉडी में रेसेस होंगे, रेडिस रेसेस होंगे। तो अल्टरनेटिव नेम फॉर डेंगू ब्रेक बोन फीवर, तो उसका जो अल्टरनेटिव नेम है डेंगू का वो है ब्रेक बोन फीवर। कम्स फ्रॉम द एसोसिएटेड मसल्स एंड जॉइंट पेन, और क्या हो रहा है, मसल्स एंड पेन और जॉइंट पेन होते हैं। सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, हेडेक, मसल्स एंड जॉइंट पेन। सिम्टम्स का क्या होगा, फीवर होगा, हेडेक होगा, मसल्स पेन होगा और जॉइंट पेन होगा और स्किन रैसेस होंगे। मिजल्स में जैसे स्किन रैसेस होते हैं वैसे ही होंगे। स्मॉल प्रोपोर्शन केसेस द डिजीज डेवलपिंग टू थ्रेटनिंग डेंगू हेमरेजिक फीवर रिजल्टिंग ब्लीडिंग, लो लेवल ऑफ ब्लड प्लेट्स, है ना। और क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। ब्लीडिंग क्यों होगा, क्योंकि प्लेटलेट्स के नंबर में रिड्यूस होने के कारण ब्लीडिंग हो सकता है और ब्लड प्लाज्मा लीकेज होगा, डेंगू शॉक सिंड्रोम ऑकर होंगे, डेंजरस ब्लड प्रेशर ऑकर होगा। नेक्स्ट है वार्निंग साइन, एब्डोमिनल पेन ऑकर होगा, है ना, एक वार्निंग साइन दिखाएगा। डेंगू अगर होगा तो वार्निंग साइन होगा। ऑनगोइंग वॉमिटिंग और वॉमिटिंग कंटिन्यूस होते रहेगा। लीवर एनलार्जमेंट होगा, है ना, ब्लीडिंग ऑकर होंगे और हाई हेमेटोक्रिट विथ लो प्लेटलेट्स। और क्या हो जाएंगे, जो आरबीसी के है ना, तो इसमें क्या हो जाएंगे, हेमेटोक्रिट्स में क्या है, जो ब्लड सेल्स हैं उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना, जिसके कारण क्या हो जाएंगे, ब्लड सेल के वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण प्लेटलेट्स का नंबर रिड्यूस होगा, जिसके कारण ब्लीडिंग ऑकर होगा, लेथार्जी होगा, है ना, फीलिंग वीकनेस होगा पेशेंट को। The course of infection divided into 3 phases, febrile phase, critical phase and recovery phase। तो डेंगू फीवर को 3 phases में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है फेब्राइल फेज, हाई फीवर ऑफन ओवर 40 डिग्री सेंटीग्रेड 104 फ़ारेनहाइट, बाई फेजेस इन नेचर ब्रेकिंग एंड देन रिटर्निंग ऑफ 1 or 2 days। तो इसमें क्या होगा, फेब्राइल फेज में हाई फीवर होगा 14 डिग्री सेंटीग्रेड से 104 फ़ारेनहाइट ऑकर होगा और ये 1 या 2 दिन का टाइम लगेगा। जनरलाइज्ड पेन और पेन ऑकर होगा, हेडेक होगा, है ना, यूजुअली लास्ट 2 to 7 days और ये 2 to 7 days का टाइम होता है।
रेसेस ऑकर इन द फर्स्ट और सेकेंड डेज ऑफ सिम्टम्स ऑफ फ्लश्ड स्किन, और रेसेस ऑकर होगा फर्स्ट से सेकेंड डेज के सिम्टम्स में स्किन में रेसेस दिखेंगे. लेटर इन द कोर्स ऑफ इलनेस डेज 4 to 7 days इज मीजर लाइक रेसेस, और इसमें मीजर लाइक रेसेस दिखेंगे. Some patches, small red spot do not disappear when the skin pressed, which are the cause broken capillaries can appear at this point as the may some mild bleeding from the mucous membrane of the mouth and nose. और इसमें कुछ patches जो small red spot इसमें appear होने लगेंगे. Critical phase which follow the resolution of the high fever and typically last 1-2 days. और critical phase में क्या होगा, हाई फीवर ऑकर होगा और ये 1 to 2 days का टाइम होगा. ड्यूरिंग दिस फेज देयर में बी सिग्निफिकेंटली फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द चेस्ट, और इस फेज में चेस्ट में फ्लूइड क्या होंगे, एक्यूमुलेशन होंगे. एब्डोमिनल कैविटी ड्यू टू इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी एंड लीकेज, और एब्डोमिनल कैविटी और चेस्ट में फ्लूइड एक्यूमुलेट होंगे. क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कैपिलरी परमेबिलिटी के इंक्रीज होने के कारण और लीकेज होने के कारण एब्डोमिनल कैविटी और चेस्ट में फ्लूइड एक्यूमुलेशन होंगे. दिस लीड टू डेप्रिएशन फ्लूइड फ्रॉम द सर्कुलेशन, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू वाइटल ऑर्गन. इसके कारण क्या हो रहा है, फ्लूइड का सर्कुलेशन में डिप्लीशन हो रहा है और वाइटल ऑर्गन में ब्लड का सप्लाई डिक्रीज होता है ना. ऑर्गन डिस्फंक्शन, सीवियर ब्लीडिंग टिपिकली फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और क्या हो रहा है साथ में ऑर्गन का डिस्फंक्शन हो रहा है, सीवियर ब्लीडिंग ऑकर होगा और जीआई ट्रैक्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग ऑकर होगा और शॉक होगा, है ना, हेमोरेज ऑकर होगा. नेक्स्ट है रिकवरी फेज. रिसोर्पल ऑफ द लीक्ड फ्लूइड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड स्ट्रीम में फ्लूइड का लीकेज होगा. दिस यूजुअली लास्ट टू 3 days, और ये लास्ट टू 3 days का टाइम है. सीवियर इचिंग एंड स्लो हार्ट रेट, और इसमें क्या होगा, सीवियर इचिंग होगा और हार्ट रेट स्लो होगा. ड्यूरिंग दिस स्टेज फ्लूइड ओवरलोड, इस स्टेज में फ्लूइड ओवरलोड हो जाएंगे और ये ब्रेन को अफेक्ट भी कर सकते हैं, है ना, और क्या करेंगे, ये कॉन्शियसनेस के लेवल को रिड्यूस करेंगे. सीजर भी ऑकर होगा इस फेज में. एसोसिएटेड प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है डेंगू में ओकेशनली अफेक्ट द सीवियर अदर बॉडी सिस्टम. डेंगू क्या करते हैं, और भी अदर बॉडी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं. ये क्या करते हैं, कॉन्शियसनेस के लेवल को डिक्रीज करते हैं, है ना, और ब्रेन वायरस के द्वारा ब्रेन को इन्फेक्शन करते हैं, है ना, और लीवर को भी इन्फेक्शन, वाइटल ऑर्गन इम्पेयर हो सकता है जिसमें कि लीवर इम्पेयर हो सकता है ना. ट्रांसवर्स माइलाइटिस और जो अदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी ऑकर हो सकता है, जैसे कि ट्रांसवर्स माइलाइटिस, गुलियन-बर्ग सिंड्रोम. तो व्हाट इज द ट्रांसवर्स माइलाइटिस? इज ए इन्फ्लेमेशन ऑफ बोथ साइड ऑफ वन सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. तो ट्रांसवर्स माइलाइटिस क्या है, ये कि इन्फ्लामेशन होता है स्पाइनल कॉर्ड का, है ना, स्पाइनल कॉर्ड के जो वन सेक्शन का जो बोथ साइड है वहाँ इन्फ्लामेशन ऑकर होता है. नेक्स्ट है गुलियन-बार सिंड्रोम. तो गुलियन-बार सिंड्रोम क्या है, गुलियन-बार इज ए रेयर डिसऑर्डर इन विच योर बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक योर नर्व. ये क्या है, एक रेयर डिसऑर्डर है जिसमें हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम हमारे नर्व्स को अटैक करते हैं. इन्फेक्शन ऑफ द हार्ट में इन्फेक्शन होगा, एक्यूट लीवर फेलियर ऑकर होगा, और कॉम्प्लिकेशन रेयरली कॉम्प्लिकेशन ऑकर होता है. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन. द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2009 क्लासिफिकेशन डिवाइड डेंगू फीवर इनटू 2 groups, अनकॉम्प्लिकेटेड एंड सीवियर. Dengue hemorrhage fever was the subdivided further into grade 1 to 4. Grade 1 is the presence only easy bruising or positive tourniquet test in some with fever. तो grade 1 में क्या होगा, only bruising होगा, रेसेस होंगे और इसमें फीवर होगा. ग्रेड 2 में क्या, प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग इनटू स्किन एंड आई एल्सवेयर. तो ग्रेड 2 में क्या होगा, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होगा और स्किन से ब्लीडिंग होगा, और क्या होगा, स्किन की कहीं भी ब्लीडिंग ऑकर हो सकता है. डायग्नोसिस क्या करेंगे हम, तो डायग्नोसिस ऑफ डेंगू इज टिपिकली मेड क्लिनिकल ऑफ द बेसिस. तो जिसका जो डायग्नोसिस है वो बेसिस पर होता है. हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, कैसे करेंगे, सिम्टम्स को देखकर, एंड अप्लाई
especially in endemic area, how where early disease can difficult to different from the viral infection. Earliest change detectable and laboratory investigation. लो वाइट ब्लड सेल काउंट, इसमें क्या करेंगे हम, लो WBC काउंट करेंगे और लो प्लेटलेट्स काउंट करेंगे, है ना, और प्लाज्मा लीकेज हो रहा है जिसके कारण हीमो कॉन्सेंट्रेशन ऑकर हो रहा है, हेमेटोक्रीट हो रहा है, हाइपोएल्बुमिनिया टेस्ट करेंगे, प्लूरल एफिजन को प्लूरल एफिजन और असाइटिस ऑकर हो रहा है, उसको डिटेक्ट करने के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, ओके, and probable diagnosis based on finding of फीवर प्लस टू द फॉलोइंग नोजिया एंड वॉमिटिंग. नोजिया एंड वॉमिटिंग को देखकर हम डायग्नोसिस करेंगे. रेसिस, पेन्स, लो WBC काउंट, पॉजिटिव टर्निकेट टेस्ट इफ और एनी वार्निंग साइन इन समवन हु लाइव्स इन द एंडेमिक एरियाज. नेक्स्ट है मैनेजमेंट. फर्स्टली वी विल प्रोवाइड द ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी. नेक्स्ट इज वी विल प्रोवाइड द इंट्रावेनस फ्लूइड एंड नेक्स्ट इज वी विल प्रोवाइड द ब्लड ट्रांसफ्यूजन. प्रिवेंशन, देयर आर नो अप्रूव्ड वैक्सीन फॉर द डेंगू वायरस. तो डेंगू वायरस, तो प्रिवेंशन क्या है, डेंगू वायरस के लिए कोई अप्रूवल वैक्सीन नहीं है. प्रिवेंशन दस डिपेंड ऑन कंट्रोल ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द बाइट्स मॉस्किटो द ट्रांसमिट इट. तो डेंगू का तो कोई वैक्सीन नहीं है, बस इसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल और प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन के थ्रू, है ना, बाइट्स, मॉस्किटो बाइट्स के प्रिवेंशन के थ्रू, उसके ट्रांसमिशन को प्रोटेक्ट करके, उसके प्रिवेंट और उसको कंट्रोल के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट हो सकते हैं. द प्राइमरी मेथड ऑफ कंट्रोलिंग एजिप्टी इज बाय द एलिमिनेट इज हैबिचुएट. तो जो डेंगू का जो प्राइमरी मेथड है कंट्रोलिंग का, एजिप्टी को क्या करना है, हमको एलिमिनेट करना है. दिस इज डन बाय द एम्प्टिंग कंटेनर ऑफ वाटर. तो हम कैसे करेंगे, जो वाटर कंटेनर को एम्प्टी करने के द्वारा हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं. बाय एडिंग इंसेक्टिसाइड और बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट टू दिस एरिया. और ऐसे एरिया में क्या करना चाहिए हमको, इंसेक्टिसाइड और बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट को एडिंग करके, है ना, उस जगह पर हमको क्लीन करना है. रिड्यूसिंग ओपन कलेक्शन ऑफ वाटर थ्रू एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन. और जो वाटर का ओपन कलेक्शन है, जहाँ वाटर कलेक्ट रहता है, जमा रहता है, उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है. और एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन के द्वारा हम वाटर के कलेक्शन को, ओपन कलेक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं. पीपल कैन प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट्स बाय वियरिंग क्लॉथिंग दैट फुली कवर द स्किन. और पीपल मॉस्किटो बाइट से प्रिवेंट हो सकते हैं कैसे, स्किन में फुली कवर क्लॉथिंग वियर करके, है ना, अपने जो स्किन है, अपने बॉडी में फुली कवर क्लॉथिंग को वियर करके मॉस्किटो बाइट से प्रिवेंट कर सकते हैं. यूजिंग मॉस्किटो नेटिंग वाइल रिजल्टिंग एन और द एप्लीकेशन इंसेक्ट रेपिएंट. और मॉस्किटो बेड में मॉस्किटो नेट को यूज़ करके मॉस्किटो से प्रिवेंट हो सकते हैं. रिड्यूसिंग ओपन कलेक्शन ऑफ वाटर थ्रू एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन. नेक्स्ट है नर्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटी. मॉनिटर इंट्रावेनस हाइड्रेशन यूजुअली ओनली नीडेड 1 और 2 डेज. तो इंट्रावेनस हाइड्रेशन को हमको मॉनिटर करना है 1 और 2 डेज के अंदर, 1 और 2 डेज में. द रेट ऑफ फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन इज इरिटेट टू द यूरिनरी आउटपुट 0.5 1 ml/kg per liter स्टेबल वाइटल साइन एंड नॉर्मलाइजेशन हेमेटोक्रीट, है ना. और फ्लूइड का एडमिनिस्ट्रेशन का जो रेट है उसको हमको देते रहना है. यूरिनरी आउटपुट कितना है 0.5 to 1 ml/kg अवरली. इन्वेसिव मेडिकल प्रोसीजर जैसे करना है, इन्वेसिव मेडिकल प्रोसीजर को अप्लाई करना है. नेजोगेस्ट्रिक इंट्यूबेशन हमको करना है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन करना है, आर्टेरियल पंक्चर करना है ना, और अवॉइड एंड मिनिमाइज व्यू ऑफ द ब्लीडिंग रिस्क. नेक्स्ट है पैरासीटामोल यूज्ड फॉर फीवर एंड डिस्कम्फर्ट वाइल NSAIDs आर अवॉइडेड एज द माइट एग्रीवेट रिस्क ऑफ ब्लीडिंग. और पैरासीटामोल का यूज़ करना है फीवर के लिए, है ना. और अगर NSAIDs से डिस्कम्फर्ट हो रहा है ना, उससे ब्लीडिंग का रिस्क अगर बढ़ रहा है तो उसको अवॉइड करना है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज इनिशिएट अर्ली इन पेशेंट प्रेजेंटिंग विद अनस्टेबल वाइटल साइन. और ब्लड ट्रांसफ्यूजन को अर्लियर पेशेंट को प्रोवाइड करना है. अगर वाइटल साइन अनस्टेबल हो रहा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन को हमको रोकना है. पैक्ड रेड ब्लड सेल्स और
whole blood are recommended. White platelet, fresh frozen plasma usually not. The prevention of dengue requires control or eradication of mosquito carrying the virus that causes dengue. तो डेंगू का प्रिवेंशन के लिए हमको उसके इरेडिकेशन और कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है ना। तो जो डेंगू के कॉज और उसके वायरस को हमको दूर करने के लिए है ना, उसको क्या करना है, हमको मॉस्किटो को इरेडिकेट और कंट्रोल करना है। एजुकेट द पीपल टू वियर लॉन्ग स्लीव शर्ट, लॉन्ग पैंट्स, सॉक्स एंड शू व्हेन आउटडोर। और पीपल को एजुकेट करना है कि वो क्या करें, लॉन्ग स्लीव शर्ट पहने, लॉन्ग पैंट्स पहने, और कहीं बाहर जाते हैं तो शूज़ और सॉक्स पहने। एडिस मॉस्किटो यूजली बाइट ड्यूरिंग द डे टाइम। तो ये एडिस मॉस्किटो डे टाइम में ये क्या करते हैं, बाइट्स करते हैं। स्पेशल प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग आवर्स, बिफोर डे ब्रेक एंड इन लेट आफ्टरनून बिफोर डार्क। तो उनको स्पेशल प्रिकॉशन की ज़रूरत है। वो जब कहीं भी वो बाहर जाते हैं तो सुबह बिफोर डे ब्रेक एंड इन द लेट आफ्टरनून बिफोर डार्क। तो वो क्या करें, जब भी कहीं बाहर जाए तो अपने आप को प्रिकॉशन के साथ रहें। एलिमिनेट स्ट्रेंजेंट वाटर, देशर वे मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट्स होम वर्क प्लेस देयर विकनेसिटी। तो जहाँ पर वाटर का कलेक्शन है, जहाँ मॉस्किटो ब्रीडिंग कर सकते हैं, उनको क्या करना, उस साइट को, उस होम के साइट को एलिमिनेट करना है। Using mosquito nets, home and patient need to be kept under mosquito netting until the second bout fevers over they are no longer continuous। और पीपल को एजुकेट करना है कि वो मॉस्किटो नेट को, होम में मॉस्किटो नेट को यूज़ करें जिससे मॉस्किटो बाइट से प्रिवेंट हो सके। कवर ओवरहेड टैंक प्रिवेंट एक्सेस टू मॉस्किटो। और मॉस्किटो के एक्सेस से प्रिवेंट करने के लिए टैंक को ओवरहेड करके कवर करना चाहिए। Eliminate breeding ground by removing unshowered plastic pools, old tires, buckets and cleaning क्लोज गटर्स। और जितने भी ऐसे एरिया को जहाँ मॉस्किटो ब्रीडिंग हो सकते हैं उनको रिमूव करना है। जैसे कि प्लास्टिक पूल में मॉस्किटो ब्रीडिंग हो सकते हैं जहाँ वाटर कलेक्ट हो जाता है ना। ओल्ड टायर्स में वाटर कलेक्ट हो सकता है जहाँ पर मॉस्किटो ब्रीडिंग कर सकते हैं, बकेट्स में है ना, गटर्स में। तो ऐसे जगह को हमेशा क्लीन करते रहना चाहिए। कंडक्ट डेंगू अवेयरनेस प्रोग्राम, और डेंगू अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करना चाहिए। एडवाइस पीपल सिम्टम्स ऑफ डेंगू इमीडिएटली गो फॉर ए चेकअप एंड गेट ट्रीटमेंट। अगर पीपल को एडवाइस करना है, अगर डेंगू कोई सिम्टम्स दिखते हैं तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट लेना है, चेकअप करवाना है। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ मॉस्किटो अराउंड होम्स नेबरहुड्स टू फाइंड एंड एलिमिनेट देयर ब्रीडिंग साइट। तो मोस्ट इफेक्टिव जो मॉस्किटो बाइट प्रिवेंशन के लिए मोस्ट इफेक्टिव जो वे है वो मॉस्किटो का नंबर को हमको रिड्यूस करना है ना, थ्रू द ब्रीडिंग साइट को एलिमिनेट करके, है ना, होम को क्लीन करके मॉस्किटो बाइट से हम प्रिवेंट हो सकते हैं। तो दिस इज़ ए डेंगू फीवर। थैंक यू स्टूडेंट।